Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about atoms. तो विद्यार्थी आज हमें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, लेकिन इससे पहले सर जे टॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानकारी आवश्यक है। तो टॉमसन के अनुसार एटम ठोस होता है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एटम में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार होते हैं जैसे तरबूज के गूदे में उसके बीज धंसे रहते हैं। तो इतनी जानकारी आवश्यक है। इसके बाद हम लोग जो है रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंट देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। Rutherford experiment on scattering of alpha particle by thin gold foil. foil मतलब पन्नी बहुत पतली सी। यस, तो वास्तव में ये स्क्रिप्ट रदरफोर्ड का था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड के सुझाव पर इनके ही शिष्य गाइगर और मार्डसन ने किया था। तो जाने ये स्क्रिप्ट तो रदरफोर्ड का था, लेकिन एक्सपेरिमेंट इनके ही शिष्य गाइगर और मार्डसन का था। तो आइए इनके सेटअप को देखते हैं। तो इनका ये पूरा सेटअप जो है वैक्यूम में है, ये जानकारी होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो कुछ लिया गया था, जो कुछ जानकारी है, वो यहां पे शेयर किया जा रहा बाय फिगर। तो यहां पे एक सोर्स था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रयोग किया गया था वो बिस्मथ है, 83 बिस्मथ 214 ये प्रयोग किया गया था। ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाए, इसके लिए 2 लेड ब्रेक्स लिए गए थे। यस, इसके आगे जो है आपका थिन गोल्ड फॉयल है, ये इस टाइप से होगा यहां पे। और ये जो है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर थिन है, ये भी आपको जानना है। मतलब बहुत पतला लिया गया है। अब गोल्ड ही क्यों लिया गया? क्योंकि गोल्ड को बहुत आसानी से पतला बनाया जा सकता है। अब ये पतला लिया क्यों जाता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत पतली परत लेने से ये होगा कि हम चाहते हैं कि जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इस पे इंसिडेंट हो तो एक ही एटम से वो क्रॉस करे। अगर ये बहुत पतला नहीं लेंगे तो कई एटम से पार करके तब वो बाहर जाएगा, तो जाहिर है कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो हम टारगेट चाहते हैं वो हमको हासिल नहीं होगा। ये यहां पे क्लियर करना होगा कि एक ही लेयर के एटम को क्रॉस करके अल्फा पार्टिकल उस साइड स्कैटर हुआ होगा। अब इस थिन गोल्ड फॉयल को क्रॉस करने के बाद अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर कहां पे कैसा होता है, इसके लिए यहां पे डिटेक्टर लगा होता है, यानी जिंक सल्फाइड स्क्रीन माइक्रोस्कोप के साथ लगा रहता है। तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन माइक्रोस्कोप के साथ जो है ये रोटेट करता रहता है और ये हमें बताता रहता है कि कहां पे कितना ज्यादा स्कैटर हुआ है अल्फा पार्टिकल, कहां पे सीधे निकल गया, कितनी संख्या में। जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड में पड़ता है तो वो चमक भी पैदा करता है। तो ये चमक और कितनी संख्या में किस कोण पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, ये जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से हम जान पाते हैं। ध्यान दें, ये नेक्ड आई से हम इसे नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए माइक्रोस्कोप का होना यहां बहुत जरूरी है। ये जेडन स्क्रीन जो है ये घूमता रहता है माइक्रोस्कोप के साथ, तो हर जगह हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे यहां पे लिखा है स्मॉल एंगल स्कैटरिंग फॉर मोस्ट, तो ये माइक्रोस्कोप की सहायता से हम जान पाए कि स्मॉल एंगल मतलब 0 से 1 डिग्री के बीच बहुत अधिक संख्या में अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। यस, देखिए यहां लिखा है लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ सम, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े एंगल पर स्कैटरिंग होता है, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े एंगल पर स्कैटर होते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है
बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े एंगल पर स्कैटरिंग होते हैं। वो कितने होते हैं? 1 in 8,000 अप्रॉक्स। तो 8,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 90 से बड़े एंगल पर स्कैटर होता है। लेकिन लाखों में एक ऐसा भी होता है जो कि 180 पर वापस आ जाए, तो गया टकराकर वापस आया उसी रास्ते पर। तो ये लाखों में ऐसा होता है। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का पूरी कहानी समझ पाएंगे कि कितनी संख्या में अल्फा पार्टिकल बिना स्कैटरिंग के सीधे निकल जाता है, कितनी संख्या में बड़े एंगल पे स्कैटरिंग होता है, और कितनी संख्या में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच स्कैटरिंग होता है, या कोई ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो थिन गोल्ड फॉयल से टकराकर 180 डिग्री पर वापस लौट आए, ऐसा भी होगा। वो सब जानकारी यहां पे हम कर पाएंगे। अब इसका ऑब्जर्वेशन देख लिया जाए तो ओनली 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री। तो यहां से जो ऑब्जर्वेशन हमको मिला कि केवल 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 1 डिग्री से बड़े एंगल पर स्कैटर होते हैं। बाकी 100 में से इतना जब आप घटा लेंगे 99 पॉइंट समथिंग करके जो आएगा, उतना अल्फा कण जो है 1 डिग्री से कम एंगल पर स्कैटरिंग हो जाता है उनका। अबाउट इन 8,000 डिफ्लेक्टेड बाई मोर देन 90 डिग्री। मतलब यहां पे ये कंसेप्ट है कि 8,000 डिफ्लेक्टेड अल्फा रे में एक अल्फा कण ऐसा होता है जो कि 90 डिग्री से अधिक एंगल पर स्कैटरिंग हो जाए उनका। और लास्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास है, वेरी रेयर मतलब 1 in million अप्रॉक्स अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो बहुत रेयर केस में लाखों में एक, बहुत रेयर केस में लाखों में एक अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होंगे, थिन गोल्ड फॉयल पर इंसिडेंट होंगे और 180 डिग्री पर वापस लौट आएंगे। तो ये लाखों में एक ऐसा होगा। तो विद्यार्थी, इतना कंसेप्ट आप फिगर के साथ कॉपी करेंगे। इसके बाद हम फिगर को हटाएंगे क्योंकि आगे जो है हम इसका कंक्लूजन समझेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम कंक्लूजन की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो कंक्लूजन में पहला पॉइंट देखा जाए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम दिस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज हॉलो इनसाइड। अगर आप ये एटम मानते हैं, एटम आप अर्थ को मानिए और उसके सेंटर पे फुटबॉल जैसा कुछ रख लीजिए, उसको आप न्यूक्लियस फील करिए जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा जहां पर। यस, तो अगर इसे आप एटम मानते हैं तो जो अल्फा पार्टिकल है उसमें अधिकांश ऐसे होंगे जो सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि एटम का अधिकांश भाग क्या है? हालो है, खोखला है। ये देखिए, हालो इनसाइड। तो यही फर्स्ट पॉइंट में आपसे वो कह रहा है। एक बार और क्लियर कर लिया जाए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट बीइंग अफेक्टेड। बिना इफेक्ट के अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है सीधे निकल जाते हैं। तो इस आधार पर फ्रॉम दिस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि मोस्ट ऑफ द एटम इज हॉलो इनसाइड। तो एटम का अधिकांश भाग अंदर से क्या है? खोखला है। इससे यह पता चला। दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, सम अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड मेकिंग स्मॉल एंगल। फ्रॉम दिस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज सेंट्राइड इन ए
माइक्रोस्कोपिक स्पेस। कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो स्मॉल एंगल पर इनका क्या हो जाता है, स्मॉल एंगल पे डेविएशन हो जाता है, स्मॉल एंगल पे डेविएशन हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो टोटल चार्ज है वो एटम के किसी सूक्ष्म प्लेस पर क्या है, स्थित है। ये वो कह रहा है माइक्रोस्कोपिक स्पेस, सूक्ष्म स्थान में कहीं केंद्रित है, ये यहां पे पता चल रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन से आपको यह पता चला कि एटम ठोस नहीं है, यस। और दूसरे कंक्लूजन से आपको यह पता चला होगा कि सर जे टॉमसन के अनुसार जो कहा गया था कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में, तो वो भी यहां पे क्या है, गलत सिद्ध हो गया। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, देयर आर आल्सो सम अल्फा पार्टिकल्स व्हिच स्कैटर्ड at an angle of more than 90 degree from their initial path and return back. From this, Rutherford concluded that the positive charge of an atom is concentrated in a small space called the nucleus. बड़ा कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री या उससे बड़े एंगल पे क्या हो जाते हैं, रिटर्न बैक हो जाते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत सूक्ष्म स्थान में है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां से न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हुई। और न्यूक्लियस का जो रेंज होता है 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक होता है। इसका जो होता है न्यूक्लियस के बारे में रेडियस 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर होता है। और इस एटम की जो साइज होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो इतनी जानकारी यहां से हुई। तो अभी कंक्लूजन में 2 पॉइंट की और हम स्टडी करेंगे, तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, कंक्लूजन का अगला पॉइंट क्लियर किया जाए। पॉइंट 4, he concluded that electrons would be moving in orbits about the nucleus just as the planet do around the sun. तो इनका कहना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से मूविंग करते हैं जिस प्रकार से प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ मूविंग करता है। तो यही उन्होंने कहा इस पॉइंट में। प्लैनेट यानी अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करता है, मोशन करता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता है। चौथे पॉइंट में यह बात इन्होंने बताया है। पांचवा और आखिरी कंक्लूजन क्लियर किया जाए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट ए पार्टिकुलर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉल्स। मतलब किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा यानी आप 60 डिग्री मान सकते हैं के लिए जितने मेटल होंगे उनके अलग अलग फॉल्स से होकर अगर उसी एंगल पर ही कई अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड कराया जाए तो वहां पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ऐसा क्यों होगा? डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस। जो अलग अलग स्कैटर्ड होगा एक पार्टिकुलर एंगल पर, उसकी वजह है कि अलग अलग मेटल का न्यूक्लियस की साइज में क्या होगा, फर्क होगा, इसीलिए ऐसा होगा। ध्यान दें। पांचवा पॉइंट एक बार और क्लियर किया जाए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट ए पार्टिकुलर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉल्स। तो डिफरेंट मेटल फॉल्स के लिए किसी पार्टिकल एंगल पर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल की जो संख्या होगी वो अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। वजह यह है कि डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज। डिफरेंट मेटल के पास जो है डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियस में। तो आपको बस इतना जानना है कि पॉजिटिव चार्ज की न्यूक्लियस की साइज अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए एक पार्टिकुलर एंगल थीटा पर ही नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट आता है।
तो ये कंसेप्ट आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो ये पॉइंट को दोबारा क्लियर कर लिया जाए तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट ए पार्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉल्स। तो डिफरेंट मेटल की जो पतली पन्नी लेंगे उसकी वजह से नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल अलग अलग होंगे एक पार्टिकुलर एंगल पर। ऐसा क्यों होगा? डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन दियर न्यूक्लियस। अब इसको ग्राफ की सहायता से समझा जाए। यहां पे देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो इस टाइप से यहां पे ग्राफ बनता है। तो यह थीटा मतलब किसी पार्टिकुलर एंगल पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/sin θ/2 का होल पावर 4। यस, या इसे लिख सकते हैं cos θ/2 का होल पावर 4। इसे फार्मूले में बनाया गया है यन थीटा इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन θ/2 का होल 4। इसे यूं भी लिख सकते हैं साइन θ/2 का होल पावर 4। दोनों एक ही चीज है, ध्यान दिया जाए। यस, तो क्या कोई कांस्टेंट है और जेड है एटॉमिक नंबर है। जैसे अगर ये गोल्ड होता तो गोल्ड के लिए जेड इक्वल टू क्या होता है 79। किसी एंगल पे आपको जानकारी दे दिया है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, तो किसी दूसरे पार्टिकुलर एंगल पर आपसे पूछ रहा है तो ये इसी का रेशियो करके हम लोग इस फार्मूले की सहायता से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट वही रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा यन θ1 इक्वल टू Z1 स्क्वायर अपॉन साइन θ1/2 का होल पावर 4। पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा यन θ2 इज इक्वल टू के Z2 स्क्वायर अपॉन साइन θ2/2 का होल पावर 4। जब उसको डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से हमें मिलेगा। तो n1/n2 इक्वल टू Z1/Z2 का होल स्क्वायर, और अगर इसे साइन में लिखते हैं तो ये पलट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे मिल रहा है। तो साइन θ2/2 अपॉन साइन θ1/2 होल पावर 4 एक साथ लगा दिए। अगर आप कासेक के टर्म में जानकारी लेना चाहते हैं तो Z1/Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहां लिखेंगे कासेक θ1/2 अपॉन कासेक θ2/2 होल पावर 4, या ऊपर नीचे अलग अलग भी 4 लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फार्मूले की सहायता से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रदरफोर्ड का कंक्लूजन है वो यहां पे समाप्त होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो इसके बाद की और जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम इंपैक्ट पैरामीटर की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री या इंपैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे देखा जाए पहला पॉइंट, द इंपैक्ट पैरामीटर बी फिगर में दिखाया गया है इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल जो सेंटर पे जाएगा हेड ऑन कोलिजन करेगा वो तो बैक हो जाएगा 180 डिग्री पर। तो इसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 आएगा। यस, और एक मान लेते हैं ये है। तो न्यूक्लियस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कहा जाता है क्या, इंपैक्ट पैरामीटर। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल जो इंसिडेंट कर रहा है दूरी बढ़ती जाएगी, उनका डेविएशन कम होता चला जाएगा। मतलब कोई अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के सीध में हेड ऑन कोलिजन करता है तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 आएगा। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका डेविएशन घटता चला जाएगा, और लास्ट में बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगा। तो यही सब बातें यहां पर है। द इंपैक्ट पैरामीटर बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और इनिशियल वेलोसिटी जहां शुरू हुआ है
इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर। दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक। अगर हेड ऑन कोलिजन है मतलब न्यूक्लियस के सीध में ही जा रहा है तो वापस बैक लौट आता है, तो यहां पे जो है इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब अगर न्यूक्लियस की एकदम सीध पे है तब तो 0 होगा, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा इंपैक्ट पैरामीटर का मान बढ़ता जाएगा और डिफ्लेक्शन कम होता चला जाएगा। तो यही कहानी है। लास्ट पॉइंट क्लियर किया जाए, फॉर ए लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड। तो लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, ये बी की वैल्यू जितना लार्ज हो जाएगी वो बिना डेविएशन के अंत में जाना पड़ेगा, ये चीज है। तो इसे बस कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर, ये चीज आपको जानना है। तो अगर इस ये केस है, देखिए टारगेट न्यूक्लियस, अगर इसका एरिया ये अगर बी यहां पता चल गया तो यहां एरिया क्या आ रहा है, पाई बी स्क्वायर। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और एटम पर ये हेड ऑन कोलिजन को दिखाया गया है यहां पर। तो जो अल्फा पार्टिकल है इसका जो है चार्ज +2e के इक्वल होता है, मतलब प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो +ZE होता है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, जैसे गोल्ड का 79 होता है। इन दोनों चार्जों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, क्योंकि दोनों जो है चार्ज सेम नेचर के हैं। तो यहां से जब अल्फा कण इनिशियल से निकलता है तो इसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, और रिपल्सन फोर्स की वजह से जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जाता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाता है। तो एक पॉइंट एक ऐसा आ जाता है जहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस आधार पर न्यूक्लियस के साइज का पता लगाया जाता है। इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझा जाए, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो मैकेनिकल एनर्जी के स्थान पर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, यहां फाइनल के लिए लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, देखिए इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस जो है आप इनफाइनाइट मान सकते हैं इनिशियल वाला। तो अगर इनफाइनाइट है तो टोटल वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ही होगा, क्योंकि यहां आर के स्थान पे जब इनफाइनाइट रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, मतलब इनिशियल में केवल काइनेटिक एनर्जी ही है। तो के इनिशियल के स्थान पे हम लोग रखे हैं के, यस। यू फाइनल के स्थान पे रखा जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R0, ये डिस्टेंस प्लस वहां फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, क्योंकि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां धीरे धीरे यहां जाके रुक गया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनल में काइनेटिक एनर्जी 0, यस। तो यहां आया के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के स्थान पे 1/4πε0, Q1 के स्थान पे +2e, Q2 के स्थान पे +ZE आया, R0 है तो इसे लिख लिया गया 1/4πε0 इंटू देखिए 2ZE² अपॉन R0। तो R0 इक्वल टू R0 को यहां कर देंगे तो के नीचे हो जाएगा,
तो आर नॉट इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ZE² अपान के मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वो के इक्वल टू हाफ mv², जिस भी टर्म में रहेगा हमें लिखना होगा। तो इसकी सहायता से हम न्यूक्लियस के साइज का पता लगा सकते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और कंसेप्ट हमें देना है आज। हाँ विद्यार्थी, लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो फेलियर तो नहीं कहना चाहिए, यहां मिस्टेक कहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने कंसेप्ट बताया वो सब करेक्ट था। तो यहां पे लिखना चाहिए मिस्टेक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो ये मिस्टेक कैसे हुआ है यहां पे देखा जाए। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एन एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो उसमें एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। तो ये थ्योरी आपको जानना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है तो जाहिर है उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इनके अनुसार पहले पॉइंट में जो थ्योरी बताई गई है, स्पाइरल पाथ लेते हुए इलेक्ट्रॉन जो है अंत में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब रदरफोर्ड जो है एटम की स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। पहला पॉइंट क्लियर किया जाए, द एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन शुड देयरफॉर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, हेंस एटम कैन नॉट बी स्टेबल। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेशन कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करने की वजह से उसकी एनर्जी कम होती जाती है, और वो एनर्जी कम होती जाती है तो स्पाइरल पाथ में वो अंत में न्यूक्लियस में गिर पड़ता है। स्पाइरल पाथ में होने की वजह से उसका रेडियस लगातार कम होता जाता है और अंत में न्यूक्लियस में गिर पड़ता है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड जो है एटम की स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, in Rutherford model, due to continuously changing radii of the circular orbits of electrons, the frequency of revolution of electrons must also be changing. As a result, electron will radiate electromagnetic waves of all frequency, that is, the spectrum of these waves will be continuous in nature, but experimentally are not continuous. जो स्पाइरल पाथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज कर रहे हैं, तो अगर ये सत्य है तो ये सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेंगी। जब सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी को रिलीज करेंगी तो वहां पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि वास्तव में जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो दूसरे पॉइंट में हम यही कह सकते हैं कि रदरफोर्ड साहब जो है लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। तो स्पेक्ट्रम आपको आगे पढ़ना है तो वहां पे और विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि रदरफोर्ड जो है एटम की स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। विद्यार्थी आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।